नमस्कार। हम आपके सामने आज फिर से एक नई कहानी लेकर उपस्थित हुए हैं। कहानी की लेखिका हैं श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान और कहानी का शीर्षक है राही। कहानी का आरंभ लेखिका की जेल यात्रा से होता है। जेल वह सत्याग्रह करने के कारण गई है और वहाँ उसे बी क्लास मिलता है, जिसे उसके घर वालों ने बात करके जेलर से और बहुत प्रयास करके ए श्रेणी में बदलवा दिया है। उसे सुख सुविधा की वहाँ कोई कमी नहीं है और इसी समय उसकी मुलाकात जेल में सजा काट रही एक महिला से होती है, जिसका नाम पूछने पर वह राही बताती है। वो पूछती है कि तुम किस अपराध में जेल आई थी, तो वो कहती है कि मैंने चोरी की थी। वो पूछती है किस चीज़ की चोरी की थी, तब वो कहती है कि उसने अनाज की चोरी की थी। लेखिका पुनः कहती है कितना अनाज था, वो कहती है यही कोई 5-6 सेर। तो वो कहती है तुमने चोरी क्यों की, तुम 4-6 आने दिन भर में मजदूरी करके भी तो कमा सकती थी। तो वो कहती है कि हम मांगरोरी जाति के हैं और हमें कोई भीख भी नहीं देता है, ना ही मजदूरी पे रखता है, हमारा काम ही है भीख मांगना। तो वो कहती है अगर कभी भीख ना मिले तो, तब वो कहती है तब हम चोरी करते हैं और यदि चोरी करते हुए पकड़े जाते हैं तो जेल में जाना पड़ता है और यही हमारी नियति है। वो कहती है कि क्या तुम्हारे बच्चे हैं? वो जवाब देती है कि हाँ उसके बच्चे हैं। तब लेखिका पूछती है तो इस समय तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं, क्या तुम्हारे पति के पास हैं? वह कहती है नहीं, मेरा पति भी जेल में सजा काट रहा था और इसी दौरान उसकी मृत्यु हो गई। लेखिका के पूछने पर वह बताती है कि उसका पति किसी अपराध में जेल नहीं गया था, वरन वह अपने 4-6 मित्रों के साथ ताड़ी पीने के लिए गया था। वहाँ एक पुलिस वाले से उसकी मुलाकात हुई, जिससे काफ़ी पहले उसका झगड़ा हो चुका था। उस पुलिस वाले ने जबरन उसको पकड़ लिया और 109 की धारा लगवाकर उसे जेल में डाल दिया। वहाँ उसकी तबीयत खराब हो गई और अस्पताल में जब वह अपना इलाज कराने गया तो वहीं कुछ समय पश्चात उसकी मृत्यु हो गई। तब लेखिका पूछती है तो इसका मतलब तुम्हारे बच्चे अनाथ होकर घूम रहे हैं? वह कहती है हाँ। यह कह करके वह चली जाती है और लेखिका गहरी सोच में डूब जाती है। उसे लगता है कि यह कैसी सामाजिक व्यवस्था है जिसमें कि किसी को चाहने पर भी काम नहीं मिलता है और वह चोरी जैसा जघन्य कृत्य करने को तैयार हो जाता है, क्योंकि राही ने भी ऐसा ही किया था। वो बताती है कि वह मजदूरी करने के लिए टोकरी लेकर बैठी भी थी, किंतु कोई उसे काम नहीं देता है। उसी समय एक बच्चा उसे रोता हुआ दिखता है और उसे अपने बच्चों की याद आ जाती है। उसे लगता है कि उसके बच्चे भी भूखे होंगे, तो किसी तरह से उनकी भूख मिटाना ही उस समय उसको अपना सबसे बड़ा धर्म दिखाई देता है। वहीं पास में किसी की अनाज की गठरी पड़ी हुई थी और जैसे ही उसने उस गठरी को उठाया और वहाँ से भागने को ही, तभी पुलिस वहाँ आ जाती है और उसको पकड़ लेती है। ये उसकी कहानी है। इस कहानी को सुनकर के लेखिका का मन बहुत द्रवित हो जाता है। वह विचार करने पर पाती है कि उसके देश में अभी भी लोगों का एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो अशिक्षा के कारण, गरीबी के कारण अपने जीवन का उद्देश्य इसी को मानता है कि वह छोटे मोटे कार्य करके अपना जीवन चलाए और जब कार्य न मिले तो वो चोरी करके किसी तरह से अपने परिवार का पालन पोषण करे और परिणाम उसका जेल यात्रा भी हो सकता है। लेखिका सोचती है कि हम जैसे लोग जो सत्याग्रह में भाग लेकर जेल आते हैं और वहाँ अच्छी से अच्छी सुविधाओं की मांग करते हैं, वास्तव में हमें कोई सुख यहाँ पे नहीं हो, कोई दुख यहाँ पे नहीं होता है। लेकिन राही जैसे लोग वास्तव में जेल के दुखों को सहन करते हैं। उसे तो यह भी पता नहीं कि उसके बच्चे बाहर किस हाल में होंगे। वह यह सोचकर बहुत दुखी हो जाती है कि हम जैसे लोग जो बड़े गर्व से उल्लेख करते हैं कि हम देश के लिए 4 बार जेल गए, 5 बार जेल गए और
इसी में अपने कर्तव्यों की इतिश्री समझ लेते हैं। बाद में जब कांग्रेस को शक्ति मिल जाती है तो हम जैसे लोग भी सत्ता का फल पाते हैं या किसी संस्था के सदस्य बन जाते हैं। उसे याद आता है कि बहुत से ऐसे लोग जो कांग्रेस का मजाक उड़ाते थे वो भी कांग्रेस के शक्ति प्राप्त करते ही कांग्रेस भक्त हो जाते हैं, खादी पहनने लगते हैं और जेल में भी दिखाई देने लगते हैं। वास्तव में जेल आकर के मानो वो देशभक्ति का कोई बड़ा काम करने के अधिकारी अपने आप को मानने लगते हैं और उसे लगता है कि इस तरह से जेल यात्रा करना ही केवल देशभक्ति नहीं है, बल्कि हमारे देश के लोगों का एक बड़ा भाग जो आज भी अशिक्षा से, गरीबी से जूझ रहा है, ऐसे लोगों को सही राह दिखाना भी देशभक्ति की श्रेणी में ही आता है। और वास्तव में वही सच्चा देशभक्त हो सकता है जो ऐसे लोगों की सेवा करे, जो ऐसे लोगों को सत्पथ पे चलाए और उनके जीवन को कुछ आशा की किरणें प्रदान कर सके। वो बहुत विचार करती है इस पर और ऐसा विचार करते करते उसकी आंख लग जाती है, वह सो जाती है और सपने में देखती है कि वह ऐसे ही मांगरोरी लोगों के गांव में पहुंच गई है और वहां उसने इन लोगों के लिए एक आश्रम की स्थापना की है। उस आश्रम में स्त्रियां सूत कातती हैं, बच्चे उचित शिक्षा प्राप्त करते हैं और पुरुष वहाँ पे रुई धुनकते हैं और वस्त्र बनाते हैं। इस तरह से उन लोगों ने चोरी का काम छोड़ करके एक आदर्श नागरिक के जीवन को अपना लिया है। वे छोटे छोटे घर बना करके वहाँ रहने लगे हैं। उनका जीवन ऐसा बन जाता है कि जो उनके लिए शर्म या लज्जा की बात ना रहे और ना ही समाज के लिए। इस स्वप्न को देखते देखते वह देर सुबह तक सोती रहती है और फिर अचानक महिला जेलर के उठाने से उसकी आंख खुल जाती है। उसे जगा करके जेलर कहती है कि आपके पिताजी का स्वास्थ्य खराब है और इस आधार पर आपको बिना किसी शर्त के यहाँ से मुक्त किया जाता है। लेखिका अनीता जो सत्याग्रही है, जो वास्तव में मानवता की विचारधारा से ओतप्रोत है, वह यह निश्चय लेती है अपनी रिहाई के साथ ही कि वह राही जैसे लोगों के जीवन में प्रकाश लाने का प्रयास करेगी, उनको शिक्षा देगी, उसके बच्चों का वो भविष्य उज्जवल करने का प्रयास करेगी। ये कहानी वास्तव में एक बड़े उद्देश्य को लेकर के लिखी गई है। हम सभी जानते हैं कि गांधी जी भी इसी तरह के हृदय परिवर्तन के सिद्धांत में विश्वास रखते थे और लेखिका अनीता को भी विश्वास है कि उसके सद प्रयासों से, उनको दी जाने वाली शिक्षा से राही जैसे लोगों का जीवन वो बदल सकती है और उन्हें एक आदर्श नागरिक के रूप में राष्ट्र में सम्मान दिला सकती है, जिस पर किसी भी राष्ट्र को गर्व हो सकता है। धन्यवाद। आशा है आपको आज की ये कहानी पसंद आई होगी और आप उस समय की कहानी कला के एक बेहतरीन नमूने से परिचित हो सके होंगे, क्योंकि जिस समय ये कहानी लिखी गई है उस समय स्वतंत्रता आंदोलन अपने चरमोत्कर्ष पर था। उसी के साथ साथ समाज के जो और अंग थे, विशेष करके ऐसे लोग जो राष्ट्र की मुख्य धारा से अलग थलग थे, जो जीवन का अपने उद्देश्य पहचानने में असफल थे, उन्हें भी इस मुख्य धारा में शामिल करने के लिए शिक्षा के उपकरण के महत्व पर प्रकाश डाला गया है, क्योंकि शिक्षा ही व्यक्ति को उसके जीवन के उद्देश्यों से परिचित कराती है, उसमें राष्ट्रभक्ति की भावना जगाती है और मानवता के उच्चादर्शों को उसके हृदय में स्थापित करती है। इन्हीं सब उद्देश्यों को लेकर के ये कहानी लिखी गई है और हमें लगता है कि अपने उद्देश्यों को लोगों तक प्रेषित करने में लेखिका पूरी तरह से सफल रही हैं। धन्यवाद। यदि आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और भविष्य में इस तरह की प्रेरणाप्रद
और शिक्षाप्रद कहानियों को सुनने के लिए आप हमारे चैनल को अपने मित्रों के साथ साझा करें। साथ ही साथ यदि आपको और कोई जिज्ञासा इस कहानी के संबंध में हो या कोई प्रश्न आपके हृदय में आते हों, तो आप कमेंट सेक्शन में जा कर के वहाँ अपने प्रश्न छोड़ सकते हैं। उन प्रश्नों के उत्तर देने के पूर्ण प्रयास किए जाएंगे और आशा है भविष्य में आप इसी तरह से अपना प्रेम हमें देते रहेंगे। धन्यवाद।